Assalamu alaikum students, myself is Professor Kamran Said Pracha and today our topic is early developmental processes. Early developmental processes में we will read cleavage and gastrulation and axis specification. तो ये तीन टॉपिक है जो जिनके बारे में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, ठीक है। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं फ्रॉम एग्जामिंग पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। जो क्लीवेज होती है, जो गैस्ट्रुलेशन होती है, ये और एक्सेस स्पेसिफिकेशन, ये इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कंसीडर किए जाते हैं एमएससी लेवल पे और BS5 में डेवलपमेंटल बायोलॉजी के लिए। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। अर्ली डेवलपमेंटल प्रोसेस में आवर फर्स्ट टॉपिक इज़ क्लीवेज। व्हाट इज़ क्लीवेज? सिंपली क्लीवेज इज़ द डिवीजन, ठीक है, जो मतलब एक जाइगोट बनता है। आफ्टर दैट जाइगोट विल फॉलो द मल्टीपल डिवीजन्स, ये मल्टीपल डिवीजन्स को फॉलो करेगा और वो जो जाइगोट है सिंगल सेल वो डिवाइड हो जाएगा एक मल्टी सेलुलर मैस ऑफ सेल पे, और उन जो सेल्स होंगे उनको हम ब्लास्टोमर्स कहेंगे। और ये जो मल्टी सेलुलर मैस ऑफ सेल होगा, ब्लास्टोमर्स का मैस होगा, दैट विल बी टर्म्ड एज मरूला। इसे क्या कहा जाएगा? मरूला कहा जाएगा। देखिए जी, once fertilization is completed, the development of multicellular organism proceed by a process called cleavage. एक दफ़ा जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो जो डेवलपमेंटल प्रोसेस होते हैं वो क्लीवेज के अमल से क्या होते हैं? स्टार्ट होते हैं, ठीक है। एंड अ सीरीज़ ऑफ माइटोटिक डिवीजन, क्लीवेज क्या होती है? माइटोटिक डिवीजन्स की पूरी सीरीज़, वेयर बाय द enormous volume of egg cytoplasm is divided into numerous smaller and nucleated cell, कि जिसमें एक जो एग का साइटोप्लाज्म होता है वो डिवाइड होता है कई छोटे छोटे न्यूक्लिएटेड सेल्स में, छोटे छोटे सेल्स में, जिनमें साइटोप्लाज्म क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। एक्चुअली जो न्यूक्लियस होता है उसमें क्रोमोसोम्स की रेप्लिकेशन होती है, मतलब क्रोमोसोम डुप्लीकेट होंगे, डीएनए की रेप्लिकेशन होगी, तो जो न्यूक्लियस का साइज़ है वो ओवरऑल जितनी दफ़ा भी डिवीजन होगी वो सेम रहेगा। बट इन क्लीवेज प्रोसेस जो साइटोप्लाज्मिक सिंथेसिस होती है वो नहीं हो रही होती, ख़ास करके जो लोअर एनिमल्स होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, ठीक है, या एम्फीबियंस वगैरह होते हैं, उनमें साइटोप्लाज्मिक डेवलपमेंट, इवन दो चिक में भी साइटोप्लाज्मिक डेवलपमेंट जो होती है, मतलब साइटोप्लाज्म जो होता है वो प्रोड्यूस नहीं होता, जिसकी वजह से जो साइटोप्लाज्म होता है वही डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है और वो डिवाइड होता रहता है, जिसकी वजह से कॉन्सिक्वेंसली जो सेल्स का साइज़ होता है वो कम होता जाएगा, ठीक है। दीज क्लीवेज स्टेजेस आर कॉल्ड ब्लास्टोमर। ये क्लीवेज स्टेज सेल जो उनसे इन्हें ब्लास्टोमर्स कहा जाता है। इन मोस्ट स्पीशीज, मैमल बीइंग चीफ एक्सेप्शंस, बोथ इनिशियल रेट ऑफ सेल डिवीजन एंड प्लेसमेंट ऑफ ब्लास्टोमर विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर आर अंडर कंट्रोल ऑफ प्रोटीन एंड मैसेंजर RNA स्टोर्ड इन द ओसाइट। कहते हैं कि जो मतलब ज़्यादातर स्पीशीज़ होते हैं मैमल को छोड़ के, बाकी स्पीशीज़ में जो इनिशियल रेट ऑफ डिवीजन होती है और जो पोजीशन होती है ब्लास्टोमर्स की, कि ब्लास्टोमर्स किस पोजीशन पर मौजूद होंगे, उनकी अरेंजमेंट क्या होगी, स्पायरल होगी, रोटेशनल होगी, ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो ऑलरेडी एग के अंदर मौजूद जो मैसेंजर RNA है और उससे जो बनने वाली प्रोटीन होती है वो कंट्रोल करती है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो डिवीजन का कंट्रोल है, जो क्लीवेज के पैटर्न का कंट्रोल है, दैट इज़ नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ जीनोम ऑफ एग। ये एग के जीनोम के कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है, ठीक है। हाँ, मैमल की बात करें तो उसमें तो पहले सेल की डिवीजन होती है, जाइगोट फर्स्ट डिवाइड होता है टू ब्लास्टोमर में, एंड एट दैट 2 सेल स्टेज जो कंट्रोल होता है वो जीनोम अपने पास ले लेता है। इस वजह से हर सेल का जीनोम अपने हिसाब से डिवाइड करता है। एक सेल मतलब नॉर्मली पहले फर्स्ट जो क्लीवेज होती है वो मेरिडोनियल होती है, लाइक मतलब वर्टिकल होती है, बट सेकंड डिवीजन विल बी चेंज फ्रॉम अदर एनिमल्स इन मैमल्स। मैमल्स में एक सेल मेरिडोनली डिवाइड होता है और दूसरा इक्वेटोरियली डिवाइड होता है, जबकि और सेलों की जो तादाद होती है, नंबर्स होते हैं या नंबर ऑफ़ डिवीजन्स होती है, वो भी सिंक्रोनाइज नहीं होती। लेकिन अगर मैमल के अलावा बाकी सारे एनिमल्स की बात करें तो उन सब में नंबर ऑफ़ डिवीजन्स, पैटर्न ऑफ डिवीजन्स, ये सारी सिंक्रोनाइज्ड होती है और ये जीनोम के कंट्रोल में नहीं होती। उसके बाद नेक्स्ट, ओनली लेटर डू रेट्स द सेल डिवीजन एंड प्लेसमेंट ऑफ सेल कम अंडर कंट्रोल ऑफ न्यूली फॉर्म्ड जीनोम। के बाद में जब अच्छे खासे सेल बन जाते हैं तो फिर उसके बाद
क्या होता है कि जो डेवलपमेंट होती है वो न्यूली फॉर्म्ड जो जीनोम होता है, यानी कि जो सेल्स के अपना डीएनए होता है वो उसे कंट्रोल करने लग पड़ता है। और ये 16 सेल स्टेज पर हो सकता है बाज़ स्पीशीज़ में, बाज़ में 32 सेल स्टेज पर हो सकता है, बाज़ में 64 सेल स्टेज पर हो सकता है। मतलब कोई एक स्टेज ऐसी आती है कि जो मैसेंजर आरएनए, स्टोर्ड मैसेंजर आरएनए होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, जिसका नतीजा क्या निकलता है कि जो सेल होता है उसे अपना जीनोम एक्टिवेट करना पड़ता है और डिवीजन उसके कंट्रोल में आ जाती है। नेक्स्ट जी, ड्यूरिंग इनिशियल फेज ऑफ डेवलपमेंट the cleavage rhythms are controlled by maternal factor like maternal stored messenger RNA। ठीक है, मतलब जब एग बना था तो एग की फॉर्मेशन के दौरान साइटोप्लाज्मिक अकामुलेशन हुई थी और उस अकामुलेशन के दौरान ढेर सारी वैरायटी की प्रोटीन और काफ़ी सारा मैसेंजर आरएनए एग के साइटोप्लाज्म में स्टोर कर दिया गया था। और चूँकि वो एग मदर से बन रहा है तो वो मटेरियल या वो फैक्टर है लाइक मैसेंजर आरएनए, लाइक प्रोटीन्स और कई इनहिबिटर वगैरह, वो सारे के सारे मैटरनल फैक्टर कंसीडर किए जाएंगे। तो मतलब इनिशियल जो क्लीवेज है उसका कंट्रोल ऑलरेडी स्टोर मैसेंजर आरएनए और प्रोटीन और दूसरे फैक्टर के पास होगा। द साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम डज नॉट इंक्रीज, जो साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ नहीं होगा। वाई नॉट इंक्रीज? Because there is no synthesis of new protein or there is no transcription of the genome of the zygote। जो जीनोम होता है zygote का या ब्लास्टोमर्स का, उसकी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होती, नए मैसेंजर आरएनए नहीं बनते और नए मैसेंजर आरएनए बन के नई प्रोटीन नहीं बनाती, इवन दो साइटोप्लाज्म की किसी भी चीज़ की कोई सिंथेसिस नहीं होती। ठीक है, बस कुछ ऑर्गेनेल ही हैं वो अपने आप को रेप्लिकेट करेंगी, बट जो साइटोप्लाज्मिक मटीरियल है ख़ास तौर पे वो जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर पहले से ही अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, वो नए नहीं बनते। वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जब सेल डिवाइड होता है तो साइटोप्लाज्म नए सेलों में डिवाइड होता चला जाता है, जिसकी वजह से उनकी तादाद क्या हो जाती है, कम होती चली जाती है। ठीक है, और सेल क्या होते चले जाते हैं, छोटे होते चले जाते हैं। फर्स्ट जाइगोट इज़ डिवाइड इन हाफ, पहले जो जाइगोट है वो हाफ में डिवाइड होगा और दो ब्लास्टोमर्स बनेंगे। देन द क्वार्टर्स, फिर ऐसा होगा कि वो जो दो नए ब्लास्टोमर्स हैं वो फिर हाफ हाफ में डिवाइड होंगे, तो चार हिस्से यानी कि चार नए सेल्स बन जाएंगे। तो जाइगोट के जो नए चार सेल्स हैं उन चारों का वॉल्यूम पहले जो जाइगोट का वॉल्यूम है उनके जितना ही होगा। ऐसा लगेगा कि एक जाइगोट को चार टुकड़ों में डिवाइड कर दिया है, बस जो चीज़ डुप्लीकेट हुई है दैट इज़ ओनली न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, फिर उसके बाद 8 सेल बन जाएंगे एंड सो फॉर्थ, ये सिलसिला चलता रहेगा। वो जिसमें फ़र्स्ट हाफ, पहले तो फर्स्ट क्लीवेज में 2 सेल बनते हैं उसे फर्स्ट क्लीवेज कहेंगे, फिर 4 सेल जो बन रहे हैं उसे सेकंड क्लीवेज कहेंगे, फिर 8 सेल जो बन रहे हैं फिर उसे थर्ड क्लीवेज कहेंगे, और फिर 8 सेल्स के बाद आगे क्लीवेज रैंडम हो जाती है और वो रैंडम क्लीवेज जो होती है उसे फोर्थ क्लीवेज कहते हैं और वो मॉड्यूलर फॉर्मेशन करवा देती है। नेक्स्ट जी, क्लीवेज अकर वेरी रैपिडली इन मोस्ट इन्वर्टिब्रेट्स, जो ज़्यादातर इन्वर्टिब्रेट्स हैं उनमें जो माइटोसिस होती है या ये डिवीजन होती है वो बड़ी रैपिड होती है, मतलब इतनी रैपिड कि विद इन फ्यू यू कैन से आवर्स मल्टीपल यानी कि थाउजेंड्स ऑफ सेल्स क्या होते हैं आपके सामने आ जाते हैं। ऐसी इसकी वजह ये है कि जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं उनकी डेवलपमेंट एक्सटर्नल होती है और एक्सटर्नल डेवलपमेंट में थ्रेट्स काफ़ी हैं, प्रीडेटर का थ्रेट्स है, जर्म्स का थ्रेट्स है, इन्वायरमेंटल चेंजेस का थ्रेट्स है, और उन थ्रेट्स की वजह से वो जो एम्ब्रियो है, डेवलपिंग एम्ब्रियो है, उसको नुकसान पहुंच सकता है। तो कोशिश ये होती है कि जल्दी से क्लीवेज हो, तेज़ी से नंबर ऑफ़ सेल्स इंक्रीज़ हों, तेज़ी से एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कंप्लीट हो, एटलीस्ट लार्वल स्टेज आ जाए और वो लार्वल स्टेज पर वो जो एम्ब्रियो है वो अपनी फीड खुद हासिल कर सके, मूव कर सके और अपने आप को समहाउ प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, तो इस वजह से उनमें डिवीजन्स क्या होती हैं, रैपिड होती हैं। तो प्रोबेबली एन अडाप्टेशन टू जनरेट लार्ज नंबर ऑफ सेल क्विकली टू स्टोर सोमैटिक रेशियो ऑफ न्यूक्लियर वॉल्यूम टू साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम, कहता है कि ये इस वजह से होती है कि जल्दी से ज़्यादा से सारे सेल बन जाएं और जो नॉर्मल सोमैटिक सेल्स कहते हैं बॉडी का सेल्स, जो नॉर्मल बॉडी सेल में न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशियो होती है वही इस एग में भी आ जाए। मतलब जो फर्टिलाइज्ड एग या जाइगोट होता है उसमें साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा होता है और न्यूक्लियस थोड़ा सा होता है,
अगर आप एक सोमेटिक सेल्स के साथ उसे कंपेयर करेंगे ना तो आपको 100-200 टाइम्स मोर साइटोप्लाज्म नज़र आएगा, बट न्यूक्लियस का साइज़ दोनों में क्या होगा, सेम होगा। अब जल्दी से जब डिवाइड होंगे तो न्यूक्लियस आप जानते हैं न्यू मतलब साइटोप्लाज्म आप जानते हैं न्यू सिंथेसाइज नहीं हो रहा, तो जिसकी वजह से साइटोप्लाज्म क्या होगा, डिवाइड होता जाएगा। और नतीजा क्या निकलेगा कि साइटोप्लाज्म मतलब जब वही सेम साइटोप्लाज्म जस्ट डिवाइड हो रहा है, नया सिंथेसाइज नहीं हो रहा, तो सेल छोटे होते चले जाएंगे। न्यूक्लियस का साइज़ सेम रहेगा क्योंकि उसकी डुप्लीकेशन हो रही है, बट साइटोप्लाज्म का साइज़ क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। फिर एक वक्त आएगा जो साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस रेशो है वो बिल्कुल वही बन जाएगी जो कि आम सोमेटिक सेल में होती है। द एम्ब्रियो ऑफन अकम्प्लिश बाय दिस एबॉलिशिंग द गैप पीरियड ऑफ सेल साइकिल। इसमें गैप पीरियड जो होता है सेल साइकिल का, उसे क्या किया जाता है, एबॉलिश कर दिया जाता है, यानी कि G1 फेज़ और G2 फेज़ क्या हो जाता है, सेल साइकिल में से निकल जाता है, और रिमेनिंग तो सिर्फ बाची S फेज़ जाता है जिसमें सिर्फ डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम होती है। इसी वजह से जो क्लीवेज होती है उसमें सेंसेस ऑफ साइटोप्लाज्म नहीं होती, ठीक है। और इसका नतीजा क्या होता है, सेल डिवीजन नॉर्मल सेल डिवीजन से बहुत रैपिड हो जाती है। दैन उसके बाद अ फ्रॉग एग, एग्जांपल देख लें, अ फ्रॉग एग कैन बी डिवाइडेड इनटू 37,000 सेल्स इन जस्ट 43 आवर्स। सिर्फ 43 घंटे लगेंगे और एक जायगोट से 37,000 सेल बन जाएंगे। एंड माइटोसिस इन क्लीवेज स्टेज ड्रोसोफिला एम्ब्रियो अक्कर एवरी 10 मिनट्स फॉर ओवर 2 आवर्स, ठीक है। ये 10 मिनट होते हैं माइटोसिस होती है, ठीक है, और बाकी 2 घंटे चलते हैं, और उन 2 घंटों के अंदर, ठीक है, मतलब इस तरह बार बार 10 मिनट के हिसाब से 2 घंटों का गैप लेके चलती रहे मतलब डिवीजन, तो तकरीबन 12 दिन चलने में, या 12 घंटे सॉरी चलने में जब माइटोसिस चलेगी, क्लीवेज होगी, तो ड्रोसोफिला में एक जायगोट से 50,000 सेल्स बन जाएंगे, ठीक है जी। फर्टिलाइजेशन टू क्लीवेज, कि फर्टिलाइजेशन से क्लीवेज कैसे स्टार्ट होती है, तो आपने वैसे मेरा एक लेक्चर है एक्टिवेशन ऑफ एग मेटाबॉलिज्म, उसमें ये मैंने साफ साफ बताया हुआ है कि किस तरह फर्टिलाइजेशन के बाद एग के मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्टार्ट होती है, और उसी मेटाबॉलिक एक्टिविटी की वजह से सेल डिवीजन भी क्या होती है, स्टार्ट होती है। यहाँ पर जस्ट उसे थोड़ा सा याद दिलाना है। फर्टिलाइजेशन एक्टिवेट प्रोटीन सिंथेसिस, कि जब फर्टिलाइजेशन होती है उसके नतीजे में प्रोटीन की सिंथेसिस एक्टिवेट हो जाती है, डीएनए की सिंथेसिस एक्टिवेट हो जाती है, और सेल साइकिल क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट इज़ इन दिस इज ट्रांजिशन फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू क्लीवेज इज़ एक्टिवेशन ऑफ माइटोसिस प्रमोटिंग फैक्टर। कहते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट ये है कि जब फर्टिलाइजेशन से क्लीवेज की तरफ ट्रांजिशन होती है तो कुछ फैक्टर होते हैं जिन्हें कहते हैं माइटोटिक प्रमोटिंग फैक्टर, ऐसे जो माइटोसिस करवाते हैं उनको एक्टिवेट कर दिया जाता है। ये फैक्टर मतलब द मेजर फैक्टर है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजम्पशन ऑफ माइटोसिस सेल डिवीजन। जो मियोटिक सेल डिवीजन जो उनसे होती है, सॉरी मियोटिक नहीं, माइटोटिक सेल डिवीजन की रिजम्पशन के लिए ये क्या होता है, बेहद इंपॉर्टेंट होता है। और उसके नतीजे में क्या होता है, द ब्लास्टोमर जनरली प्रोग्रेस थ्रू द बाईफेजिक सेल साइकिल, और जो ब्लास्टोमर्स होते हैं वो बनते रहते हैं, उनमें डिवीजन बढ़ जाती है, और ये सारा काम बाईफेजिक सेल साइकिल के नतीजे में होते हैं। वैसे तो टोटल इंटरफेज़ के 3 फेज़ होते हैं, और एम फेज़ एक सिंगल फेज़ होता है जिसके नतीजे में ये टेट्राफेजिक सेल साइकिल होता है, लेकिन यहाँ पर ये सिर्फ बाईफेजिक है। जस्ट 2 स्टेप है, नंबर 1 इज़ माइटोसिस, नंबर 2 इज़ द एस फेज़ यानी कि डीएनए सिंथेसिस। MPF एक्टिविटी ऑफ अर्ली ब्लास्टोमर्स इज़ हाईएस्ट ड्यूरिंग एम फेज़। एम फेज़ के दौरान MPF की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से माइटोसिस चलती है। लेकिन अगर हम एस फेज़ के दौरान बात करें तो उसकी जो एक्टिविटी होती है वो अनडिटेक्टेबल होती है, क्योंकि उस वक्त माइटोसिस नहीं होनी चाहिए बल्कि माइटोसिस रुक जानी चाहिए, ठीक है, और इंटरफेज़ चलना चाहिए, और इंटरफेज़ में एस फेज़ के दौरान डुप्लीकेशन होगी। व्हाट कॉज द साइक्लिकल एक्टिविटी ऑफ MPF, कि आखिर ये जो MPF है इसकी एक्टिविटी साइक्लिक क्यों है, मतलब एक दफ़ा डिवीजन करवाई कंप्लीट होगी, नए सेल बने, MPF की एक्टिविटी क्या होगी, स्टॉप, फिर सिंथेसिस ऑफ डीएनए हुआ, क्रोमोसोम डुप्लीकेट हुए, फिर दोबारा से MPF की एक्टिविटी क्या होगी, स्टार्ट होगी, फिर डिवीजन करवाई और फिर MPF की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, स्टॉप। तो मतलब ये सेल साइकिल, ये साइकिल की तरह चल रहा है। MPF की एक्टिविटी साइक्लिक बिहेवियर में क्या कर रही है, वर्क कर रही है। तो कौन सी चीज़ है जो कि साइक्लिक बिहेवियर करवाती है, जैसे देखें माइटोसिस प्रमोटिंग फैक्टर कंसिस्ट ऑफ 2 सब यूनिट्स, इसमें 2 सब यूनिट्स होती हैं। द लार्जर सब यूनिट साइक्लिन बी डिस्प्ले द साइक्लिक बिहेवियर दैट इज़ की टू माइटोटिक रेगुलेशन एंड accumulating during S
एंड बीइंग डिग्रेडेड आफ्टर द सेल हैव रीच्ड एम फेज। कहते हैं कि जो माइटोसिस प्रमोटिंग फैक्टर है उसकी 2 सब यूनिट है और उसमें एक जो लार्जर सब यूनिट है उसका नाम क्या होता है, साइक्लिन बी। क्या नाम होता है, साइक्लिन बी। ये वो प्रोटीन है जो की माइटोटिक रेगुलेशन के तौर पर बिहेव करती है और एस फेज़ के दौरान ये बनती रहती है, इकट्ठी होती रहती है, बनती रहती है, इकट्ठी होती रहती है और ये अपनी एक्टिविटी दिखा नहीं रही होती। लेकिन एम फेज़ के दौरान ये एक्टिव हो जाती है और टूटना शुरू कर देती है और जब तक ये टूटती रहती है माइटोसिस का अमल चलता रहता है और जैसे ही माइटोसिस का अमल ख़त्म हो जाता है साथ ही साइक्लिन बी भी जो होती है वो डिग्रेड हो चुकी होती है और माइटोसिस स्टॉप हो जाती है। फिर एस फेज़ में दोबारा ये अकामुलेट होना शुरू हो जाएगी और जब अच्छी खासी अकामुलेट होगी तो दोबारा एम फेज़ क्या करेगी, स्टार्ट कर देगी। द साइक्लिन बी इज़ ऑफन एनकोडेड बाय मैसेंजर आरएनए स्टोर्ड इन oocyte cytoplasm एंड इफ़ the translation of this message is specifically inhibited the cell will not enter mitosis। कहते हैं कि जो मैसेंजर साइक्लिन बी की सेंसिस होती है ये पहले से ही जो एग के अंदर स्टोर्ड मैसेंजर आरएनए होता है उसके अंदर मतलब ये सारी मैसेज जो से उसकी इन्फॉर्मेशन होती है वो इनकोडेड होती है। मतलब वो मैसेंजर आरएनए क्या करेगा, साइक्लिन बी को सेंसाइज करेगा ट्रांसलेशन के ज़रिए। अगर फॉर एग्जांपल आप किसी तरीके से उस मैसेंजर आरएनए को इनहिबिट कर दें, डिस्ट्रॉय कर दें तो साइक्लिन बी सेंसाइज नहीं होगी और अगर साइक्लिन बी सेंसाइज नहीं हुई तो माइटोसिस नहीं चलेगी और जो सेल डिवीजन या क्लीवेज है वो टोटली क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। द साइक्लिन बी रेगुलेट द स्मॉल यूनिट। अब स्मॉल यूनिट को भी रेगुलेट करने वाली कौन है, साइक्लिन बी है और स्मॉल यूनिट का नाम क्या है, CDK प्रोटीन यानी कि साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, इसे कहेंगे CDK। This kinase activate mitosis by phosphorylating several targeted protein। ये काइनेज क्या करता है, कुछ टारगेटेड प्रोटीन्स को फॉस्फोराइलेट करता है। तो बेटा एक चीज़ क्लियर रखें, जब हम किसी भी प्रोटीन को फॉस्फोराइलेट करते हैं तो वो प्रोटीन एक्टिवेट हो जाती है। जैसे मिसाल को हाई एनर्जी हो जाती है और अपना काम करना शुरू करता है। जैसे मिसाल के तौर पर एक DNA हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर रैप्ट करता है और क्रोमेटिन बनाता है। अगर आप हिस्टोन प्रोटीन को फॉस्फोराइलेट करें तो हिस्टोन प्रोटीन एक दूसरे के करीब आने लग पड़ेगी जिसकी वजह से क्रोमेटिन क्या होगा, कंडेंस और क्वाइल और कॉम्पैक्ट हो जाएगा किसमें, क्रोमोसोम्स के अंदर। ठीक है, और नतीजा क्या निकलेगा, वो क्रोमोसोम्स डिवीजन के लिए क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। देन उसी तरह न्यूक्लियर इन्वेलप लैमिनल प्रोटीन, ये वो प्रोटीन है जो न्यूक्लियर इन्वेलप को बना रही है। अगर इसको फॉस्फोराइलेट किया जाएगा तो ये न्यूक्लियर इन्वेलप को डिसइंटीग्रेट कर देगी। एंड द रेगुलेटरी सब यूनिट ऑफ साइटोप्लाज्मिक मायोसिन, और वो प्रोटीन जो कि मायोसिन को रेगुलेट कर रही है, एक्टिन को, टिबुलिन प्रोटीन को, और ये स्पिंडल फाइबर्स बनाने में और माइक्रोफिलामेंट जो कि क्लीवेज करवाते हैं उनको बनाने में क्या करेगी, मदद देगी। देन जी उसके बाद इन दिस सेक्शन ऑफ स्मॉल काइनेज सब यूनिट दैट ब्रिंग अबाउट क्रोमेटिन कंडेंसेशन। अगर फॉस्फोराइलेशन होगी स्टोन प्रोटीन की तो क्रोमेटिन कंडेंसेशन होगी, और अगर न्यूक्लियर लैमिन प्रोटीन की होगी तो न्यूक्लियर इन्वेलप डीपोलिमराइज होगी यानी कि डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। और अगर मायोसिन की को कंट्रोल किया जाएगा, उसे रेगुलेट किया जाएगा तो उसको ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा बाकायदा किसमें, स्पिंडल फाइबर में। ठीक है जी। विदाउट साइक्लिन बी सब यूनिट हाउ एवर द साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज सब यूनिट ऑफ MPF विल नॉट फंक्शन। कि जो साइक्लिन बी होती है उसके बगैर जो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज प्रोटीन है वो एक्टिवेट ही नहीं होगी। आपको साफ पता चल रहा है कि जो साइक्लिन बी मतलब साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज है उसका नाम ही ये शो कर रहा है कि वो साइक्लिन पे डिपेंड करती है, तो उसके साथ साइक्लिन बी जुड़ती है तो वो ये सारे काम करवाती है और माइटोसिस क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। मतलब आपके पास ज़हन में क्लियर हो जाना चाहिए दैट MPF इज़ कंसिस्ट ऑफ 2 सब यूनिट। First subunit is the larger which is cyclin B and second subunit which is cyclin dependent kinase। Actually kinase वो एंजाइम होते हैं जो किसी दूसरे को फॉस्फोराइलेट वगैरह करके एक्टिवेट करते हैं, लेकिन ये खुद एक्टिवेट तब तक नहीं होते जब तक इनके साथ साइक्लिन नहीं जुड़ती। अब साइक्लिन बी CDK यानी कि साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज के साथ जुड़ेगी तो वो क्या होगा, एक्टिवेट हो जाएगा और वो अपना काम शुरू करेगा जिसके नतीजे में माइटोसिस स्टार्ट हो जाएगी। द प्रेजेंस ऑफ साइक्लिन बी इज़ कंट्रोल्ड बाय सेवरल प्रोटीन, और कई प्रोटीन होती है जो कि साइक्लिन बी के प्रेजेंस को कंट्रोल करती है और प्रोडक्ट सिंथेसिस और डिग्रेडेशन करवाती है। मतलब ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि M फेज़ में एक्टिवेट होते हैं और साइक्लिन बी को तोड़ना शुरू कर देते हैं और उससे वो काम करवाते हैं, और S फेज़ में दूसरे एंजाइम एक्टिवेट होते हैं जो साइक्लिन बी को सिंथेसाइज करना शुरू कर देते हैं।
In most species studied, the regulators of cyclin B and thus of MPF are stored in egg cytoplasm। और ज़्यादातर स्पीशी में ये पता चला है कि जो साइक्लिन बी को बनाने के लिए, उन्हें रेगुलेट करने के लिए फैक्टर हैं, वो पहले से साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। सो देयरफॉर द सेल साइकिल रिमेन इंडिपेंडेंट ऑफ न्यूक्लियर जीनोम। चूँकि अगर वो पहले से स्टोर हैं तो उन्हें न्यूक्लियस के डीएनए से सिंथेसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, उनके जीन के मैसेंजर आरएनए बनवाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर सेल डिवीजन किससे इंडिपेंडेंट है, जीनोम से। फॉर अ नंबर ऑफ सेल डिवीजन, काफ़ी डिवीजन्स के लिए। लेकिन ये नहीं कि ओवरऑल जो डेवलपमेंट है वो जीनोम से इंडिपेंडेंट है, नहीं। जैसे 64 सेल स्टेज आएगी तो जीनोम अपना कंट्रोल दिखाना शुरू कर देगा। द अर्ली डिवीजन टेंड टू बी रैपिड। जो अर्ली डिवीजन होती है वो रैपिड होती है और सिंक्रोनाइज होती है। सिंक्रोनाइज से मुराद, अगर एक सेल डिवाइड हुआ है 2 में, तो वो जो 2 नए सेल बने हैं वो दोनों के दोनों डिवाइड होंगे और 4 बनाएंगे। और जो 4 नए सेल बने हैं वो 4 के 4 नेक्स्ट डिवीजन में क्या होंगे, डिवाइड होंगे और 8 बनाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि 4 में से 3 डिवाइड हो जाएं और 1 डिवाइड ना हो। लेकिन हाँ, ऐसा मैमल में हो जाता है। मैमल में डिवीजन एसिंक्रोनाइज होती है और स्लो भी होती है। उसकी वजह ये होती है कि मैमल का जीनोम कंट्रोल कर रहा होता है और हर सेल अपनी मर्ज़ी का अपने जीनोम के अकॉर्डिंग पैटर्न चलाता है। लेकिन इनमें जीनोम कंट्रोल नहीं कर रहा, साइटोप्लाज्मिक फैक्टर कंट्रोल कर रहे हैं। ऑलरेडी स्टोर्ड मैसेंजर आरएनए स्टोर कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। तो वो सारे मैसेंजर आरएनए एक ही तरह के हैं, तो सारे एक ही पैटर्न को, एक ही टाइम ऑफ डिवीजन को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। अच्छा देखिए, ये आपको डायग्राम नज़र आ रही है यहाँ पर। इधर ये CDK प्रोटीन है और इसके साथ ये साइक्लिन बी जुड़ा हुआ है। जैसे ही साइक्लिन बी जुड़ेगा CDK के साथ तो ये माइटोसिस होगी। लेकिन जैसे ही माइटोसिस ख़त्म होगी, पूरी हो जाएगी, तो साइक्लिन बी जो सा वो डिग्रेड हो जाएगा और साइक्लिन बी की दोबारा क्या हो जाएगी, सिंथेसिस शुरू हो जाएगी। और जब तक साइक्लिन बी बनता नहीं है, CDK क्या रहेगी, इनएक्टिव रहेगी। और इस दौरान में S फेज़ चल सकेगा। कौन सा फेज़ चल सकेगा, S फेज़, यानी कि इंटरफेज़। और फिर जैसे साइक्लिन बी दोबारा से सिंथेसाइज होगी, वो दोबारा से CDK के साथ जुड़ेगी और दोबारा से सेल डिवाइड होना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं जस्ट 2 फेज़ हैं, M फेज़ और क्या है, S फेज़ है, जिसकी वजह से ये डिवीजन का अमल क्या होता है, रैपिड होता है। जबकि आप दूसरी तरफ देखें इस डायग्राम को, तो यहाँ पर कई CDK और कई साइक्लिन बी हैं और इस तरह सेल साइकिल कंप्लीट है। आप देख सकते हैं, अगर साइक्लिन डी CDK 4/6 के साथ जुड़ेगी तो क्या बनेगा, G1 फेज़ बनेगा। और या फिर जो सेल डिवीजन है उससे सेल क्या होगा, आउट हो जाएगा, G2 फेज़ बन जाएगा। और अगर साइक्लिन E जुड़ जाता है CDK 2 के साथ तो G1 फेज़ कंप्लीट हो जाएगा। और अगर साइक्लिन A जुड़ जाता है CDK 2 के साथ तो फिर S फेज़ जुड़ेगा। और यही साइक्लिन A CDK 2 के साथ मिलकर G फेज़, और फिर साइक्लिन B जब CDK 2 के साथ जुड़ेगी तो M फेज़। और मतलब हर फेज़ के लिए अलग से साइक्लिन प्रोटीन है जो कि दूसरी तरह के CDK को क्या करती है, एक्टिवेट करती है। और हर फेज़ जो होता है फिर एक मखसूस साइक्लिन प्रोटीन से क्या होती है, कंट्रोल होती है। हर फेज़ की साइक्लिन प्रोटीन अपने फेज़ में जब वो पूरी तरह बनी हुई होती है तो काम कर रही होती है, और जैसे ही वो फेज़ ख़त्म होता है साथ ही वो डिग्रेड हो जाती है और कुछ अर्से बाद वो दोबारा बन जाती है। इस तरह हर फेज़ जो सेल साइकिल का होता है वो साइक्लिक नेचर का होता है। ठीक है जी। एक्चुअली MPF के अलावा जो चीज़ सेल डिवीजन यानी कि क्लीवेज को कंट्रोल करती है, दैट इज़ साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन जो पैटर्न है क्लीवेज का या जो लाइन ऑफ डिवीजन है उसे, और साइज ऑफ सेल को ये काफ़ी हद तक क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, माइटोसिस को कंट्रोल करते हैं। इसमें जो क्लीवेज है वो 2 कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस के नतीजे में बनती। नंबर 1, फर्स्ट ऑफ दीज इज़ कैरियोकाइनेसिस। एक जो प्रोसेस है वो कैरियोकाइनेसिस है, जिसमें माइटोटिक सेल डिवीजन में सेल्स का न्यूक्लियस डिवाइड होता है। एंड मैकेनिकल एजेंट ऑफ कैरियोकाइनेसिस माइटोटिक स्पिंडल। जो मैकेनिकल एजेंट होता है कैरियोकाइनेसिस का, यानी कि जिसमें क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, न्यूक्लियस डिवाइड होता है, उसमें जो मैकेनिकल एजेंट है वो क्या है, माइटोटिक स्पिंडल है। विद इट्स मॉलिक्यूल कंपोज्ड ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। माइटोटिक स्पिंडल और उसके जो मॉलिक्यूल हैं ये सारे ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। एंड सेम टाइप ऑफ प्रोटीन मेक अप द स्पर्म फ्लैजेलम। ये वही प्रोटीन है जो कि स्पर्म का फ्लैजेला या सेंट्रियोल वगैरह को क्या करता है, बनाता है। सेकंड फेज़ जो होता है वो साइटोकाइनेसिस होती है, दैट इज़ डिवीजन ऑफ सेल। मतलब कैरियोकाइनेसिस में जस्ट न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं और फिर जैसे न्यूक्लियस की डिवीजन कंप्लीट हो चुकी होती है, जो मुकम्मल सेल है वो 2 में डिवाइड हो जाता है।
द मैकेनिकल एजेंट ऑफ साइटोकाइनेसिस इज अ कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग ऑफ माइक्रोफिलामेंट। अब ऊपर क्या थे, माइक्रोट्यूब्यूल्स थे, नीचे क्या है, माइक्रोफिलामेंट है, और ये एक रिंग बनाएंगे बिल्कुल इक्वेटर पे, मतलब जो सेल होगा उसके इक्वेटर जहाँ पर कभी मेटाफेज प्लेट बनी होती है वहीं पर ये रिंग बनता है। और माइक्रोफिलामेंट और स्पिंडल फाइबर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। मैं डायग्राम में दिखाता हूँ अभी। दीज माइक्रोफिलामेंट्स आर मेड अप ऑफ एक्टिन, ये एक्टिन के बने होते हैं। द सेम टाइप प्रोटीन दैट एक्सटेंड द एग माइक्रोविलाई, ये वही प्रोटीन है जो कि एग की माइक्रोविलाई बनाती है, और ये वही प्रोटीन है जो स्पर्म में एक्रोसोमल प्रोसेस बनाते हैं। ओके जी। माइटोटिक स्पिंडल एंड कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। एंड स्पिंडल टू ईच अदर एंड स्पिंडल इज इंटरनल टू कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग। अब कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग एक दायरे के गिर तरह साइड पे होगा और उसके बीच में से, रिंग के बीच में से स्पिंडल्स गुजर रहे होंगे। दीज कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग क्रिएट अ क्लीवेज फ्रो, ये एक क्लीवेज फ्रो बनाएंगे, एंड विच इवेंचुअली बाइसेक्ट द प्लान ऑफ माइटोसिस, और ये प्लान ऑफ जो बिल्कुल सेंटर होगा माइटोसिस का, उसके बीच में सेल को क्या करेंगे, दो हिस्सों में काट देंगे, दस क्रिएटिंग टू जेनेटिकली इक्विवेलेंट ब्लास्टोमर। वाई जेनेटिकली इक्विवेलेंट ब्लास्टोमर? बिकॉज देर इज डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम DNA एंड आल्सो दैट वी कॉल्ड इट डुप्लीकेशन ऑफ न्यूक्लियस। तो जेनेटिकली ये क्या है, आइडेंटिकल है, बट इन केस ऑफ साइटोप्लाज्म दे डू नॉट हैव सेम टाइप ऑफ साइटोप्लाज्म, इनमें एक तरह का साइटोप्लाज्म नहीं होगा। Microtubules are also seen near the cleavage flow and in addition to their role in creating mitotic spindle, कहता है कि उसके अलावा जो क्लीवेज फ्रो बनते हैं उनमें माइक्रोट्यूब्यूल्स भी मौजूद होते हैं। ये वो वाले माइक्रोट्यूब्यूल नहीं जो स्पिंडल में है, ये उसके अलावा हैं। सिंस दे आर नीडेड टू ब्रिंग मेम्ब्रेन मटेरियल टू द साइट ऑफ मेम्ब्रेन एडिशन, तो चूँकि सेल बीच में से कट रहा होता है तो नई मेम्ब्रेन तो चाहिए है ताकि दोनों सेलों के मेम्ब्रेन्स को सेपरेट किया जा सके। तो इन माइक्रोट्यूब्यूल का काम उस मेम्ब्रेन मटेरियल को उस जगह तक लेकर आना है। ठीक है, आप यहाँ पे ये डायग्राम देख सकते हैं, ये दोनों पोल के सेंट्रियूल्स हैं, सेंट्रोसोम्स, उनके साथ ये स्पिंडल फाइबर अटैच है, कैनेटोकोर और नॉन कैनेटोकोर, और जो कैनेटोकोर स्पिंडल फाइबर हैं वो क्रोमोसोम्स को अपनी तरफ खींच के ला रहे हैं, जबकि नॉन कैनेटोकोर एक्सपेंड करके पोल को पुश कर रहे हैं। और ये जो बीच में आपको रिंग सा नज़र आ रहा है रेड कलर का, दैट इज़ माइक्रोफिलामेंट कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग, और इसके बीच में से स्पिंडल फाइबर गुजर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रिंग है वो क्या है, वर्टिकल है, और स्पिंडल फाइबर्स क्या है, हॉरिजेंटल हैं। तो रिंग और स्पिंडल फाइबर एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। ये देखिए जी, एक टेबल है जिसमें प्रोसेस दिखाया गया है, मैकेनिकल एजेंट, मेजर प्रोटीन कंपोजिशन, लोकेशन और मेजर डिसरप्टिव ड्रग बताई गई है। जैसे कैरियोकाइनेसिस है, उसमें माइटोटिक स्पिंडल जो कि बने होते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन के, और उनकी लोकेशन क्या होती है, जर्नल सेंट्रल ऑफ साइटोप्लाज्म, और वह डिसरप्ट कैसे हो सकते हैं, क्लोचिसिन प्रोटीन है या नोको डायजोल एक प्रोटीन, एक मटेरियल है जिसकी वजह से आप स्पिंडल फाइबर को ब्रेक करवा सकते हैं, और ये नॉन डिस्जंक्शन करवाने में क्या करते हैं, मदद देते हैं। और जबकि साइटोकाइनेसिस को कंट्रोल जो कर रहा है वो क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग है जो एक्टिन फिलामेंट्स का बना होता है, और कॉर्टिकल जो साइटोप्लाज्म होता है, जैसा मतलब जो आउटर रीजन होता है साइटोप्लाज्म का, उसमें ये क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। और ये साइटोचिलेसिन बी इनको डिसरप्ट कर सकती है, जिसकी वजह से ये क्लीवेज के अमल को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट जी, पैटर्न ऑफ एम्ब्रियोनिक क्लीवेज। तो पैटर्न के क्लीवेज किस तरह होगी, क्या एंगल होगा डिवीजन का, साइज़ क्या होगा, ये सारा कुछ पैटर्न ऑफ क्लीवेज कहलाता है। और इसको कंट्रोल करने वाले दो पैरामीटर्स हैं। देयर आर टू मेजर पैरामीटर विच कैन कंट्रोल द पैटर्न ऑफ क्लीवेज। नंबर वन इज़ द अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉर्क प्रोटीन विद इन द साइटोप्लाज्म। यू नो दैट जो एग होता है वो अपने अंदर यॉर्क को यानी कि न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करता है ताकि डेवलपमेंट के लिए वो किसी दूसरे सोर्स पे डिपेंड ना करे, और अपनी स्टोर शुदा जो प्रोटीन है, न्यूट्रिएंट्स हैं, उन्हें इस्तेमाल करके अपनी अर्ली डेवलपमेंट को क्या करे, पूरा करे। तो वो यॉर्क ज़ायगोट अपने अंदर अच्छी खासी मिकदार में स्टोर करता है ताकि डेवलपमेंटल प्रोसेस में उसे मैक्सिमम सपोर्ट मिल सके। तो अब जो यॉर्क की डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी क्लीवेज के पैटर्न को क्या करेगी, काफ़ी हद तक कंट्रोल करेगी।
मतलब जो यॉक है जब वो न्यूक्लियस सेल में एब्जॉर्ब होती है तो बाद औक़ात वो एक साइड पे इकट्ठी हो जाती है इनसॉल्युबल फॉर्म में, और बाद औक़ात पूरे के पूरे सेल में क्या होती है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। ठीक है, तो एक चीज़ तो ये है जिसे हम आगे पढ़ेंगे, अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉक। और दूसरी चीज़ क्या है, द फैक्टर इन एग साइटोप्लाज्म इन्फ्लुएंस द एंगल ऑफ माइटोटिक स्पिंडल एंड टाइमिंग ऑफ इट्स फॉर्मेशन। कहते हैं दूसरे जो फैक्टर है जो एग के साइटोप्लाज्म के अंदर ही मौजूद होते हैं, जो ये डिसाइड करते हैं कि माइटोटिक स्पिंडल कब बनने और वो किस तरह बनेंगे, उनका एंगल क्या होगा। तो जैसे माइटोटिक स्पिंडल का एंगल होगा वैसी क्या होगी, आगे क्लीवेज होगी। फ़र्ज़ करें कि जो माइटोटिक स्पिंडल है वो इस तरह वर्टिकल है तो क्लीवेज का पैटर्न क्या होगा, हॉरिजेंटल। और अगर माइटोटिक स्पिंडल जो से जैसे ये डायग्राम में नज़र आ रहे हैं आपको हॉरिजेंटल है, तो जो क्लीवेज होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर यानी कि वर्टिकल होगी। तो अगर माइटोटिक स्पिंडल हॉरिजेंटल तो सेल ऊपर से नीचे डिवाइड होगा, वर्टिकल प्लान चलेगा। और अगर माइटोटिक स्पिंडल जो से है वो हॉरिजेंटल है तो सेल बीच में से डिवाइड होगा। ठीक है, और मतलब अगर वर्टिकल है तो सेल बीच में से डिवाइड होगा और उसकी डिवीजन का प्लान जो है वो हॉरिजेंटल होगा। ठीक है जी, आगे जी, types amount and distribution of yolk determine where the cleavage can occur and relative size of blastomer। जो अमाउंट और डिस्ट्रीब्यूशन होती है यॉक की वो ये डिसाइड करती है कि जाइगोट के कौन से हिस्से में क्लीवेज होनी है, या पूरा का पूरा जाइगोट डिवाइड होगा। और उसके बाद जो सेल होते हैं उनकी क्या कहते हैं, जो ब्लास्टोमर का साइज़ होता है उसको भी ये क्या कहते हैं, कंट्रोल करते हैं। When one pole of egg is relatively yolk free, कहता है कि फॉर एग्जांपल एक पोल जो है वो एग का वो यॉक फ्री है, सेलुलर डिवीजन जो सी है वो उस जगह पर क्या होगी, फास्टर रेट पर होगी। मतलब जो सेलुलर डिवीजन अक्कर देयर एट फास्टर रेट देन एट द ऑपोजिट पोल, जबकि ऑपोजिट पोल है वहाँ पर क्या होगी, डिवीजन स्लो होगी। द यॉक रिच पोल इज़ रेफर टू एज वेजिटल पोल, मतलब जहाँ पर डिवीजन स्लो नहीं है वो वेजिटल पोल है। एंड द यॉक कंसनट्रेशन इन एनिमल पोल इज़ रिलेटिवली लो, कहता है जो एनिमल पोल है उसमें यॉक की कंसनट्रेशन कम होती है। और जाइगोट और न्यूक्लियस वो वहीं पर क्या होता है, मतलब जाइगोट का न्यूक्लियस वहीं पर मौजूद होता है और वो एनिमल पोल की तरफ मतलब वहाँ पर डिस्प्लेस होकर आ जाता है। तो एक एनिमल पोल जिधर न्यूक्लियस है, जहाँ पर क्लीवेज, जहाँ पर वो क्या कहते हैं फर्टिलाइजेशन हुई थी, जहाँ पर यॉक की कंसनट्रेशन कम है उसे एनिमल पोल कहेंगे, और उसके अपोजिट जहाँ पर यॉक की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है, उसे क्या कहा जाएगा, वेजिटल पोल कहा जाएगा। आगे फिर जी टाइप है क्लीवेज की, जो पहली टाइप है क्लीवेज की दैट इज़ होलोब्लास्टिक क्लीवेज। होलो का मतलब बेटा टोटल का टोटल, जो जाइगोट है वो पूरे का पूरा क्या होगा, डिवाइड होगा। और पूरा डिवाइड होने का मतलब उस पूरे सेल की डिवीजन होगी तो हम उसे होलोब्लास्टिक कहेंगे। मतलब होलोब्लास्टिक, होलो का मतलब जो ग्रीक में है उसका मतलब क्या होता है, कंप्लीट, एंड मीनिंग दैट द क्लीवेज फ्लो एक्सटेंड थ्रू द इंटायर एग, पूरे का पूरा एग क्या होगा, डिवाइड होगा, क्लीवेज फ्लो ऊपर से नीचे आएगा। एंड विद लिटिल यॉक, जबकि यॉक की जब कंसनट्रेशन कम होगी, दीज एम्ब्रियो मस्ट हैव सम अदर वे ऑफ ऑब्टेनिंग फूड। ठीक है, अगर और इस सूरत में जो यॉक होती है उसकी कंसनट्रेशन कम होती है होलोब्लास्टिक में, तभी तो सेल पूरी तरह डिवाइड हो पाता है। अगर फ़र्ज़ करें यॉक की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती तो सेल कभी भी जाइगोट पूरी तरह डिवाइड ना होता। तो मतलब ये उन जानदारों में होती है जिनमें यॉक की कंसनट्रेशन कम होती है और वो अपना एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कंप्लीट करके लार्वल स्टेज पर आ जाते हैं ताकि दोबारा से न्यूट्रिएंट्स क्या कर सकें, ले सकें। एंड मोस्ट विल जनरेट अ वेरेशियस लार्वा फॉर्म, ये एक लार्वा फॉर्म बनाएगा। वाइल मैमल विल ऑब्टेन देयर न्यूट्रिएंट्स, अब मैमल में भी होलोब्लास्टिक क्लीवेज होती है, ठीक है, लेकिन वो न्यूट्रिएंट्स अपने कहाँ से हासिल करते हैं, मैटरनल प्लेसेंटा से, क्योंकि उनकी डेवलपमेंट इंटरनल होती है। लेकिन जिनकी एक्सटर्नल होती है और होलोब्लास्टिक क्लीवेज है तो डेफिनेटली उनमें न्यूट्रिएंट्स कम है, और वो जो न्यूट्रिएंट्स कम है उसके ऊपर वो क्या कहते हैं, ज़रा से ज़रा लार्वल स्टेज तक जाएगा, उसके बाद वो खुद क्या करेगा, फीड करेगा। अब यहाँ पर आपके पास होलोब्लास्टिक क्लीवेज के मुख्तलिफ पैटर्न नज़र आ रहे होंगे आपको, चेक करें। पहला है आइसोलिसिथल, आइसो का मतलब होता है थ्रू आउट सेम, इवन। लेसिथल कहते हैं किसको, यॉक को, यानी कि यहाँ पर यॉक की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इवन है। तो उसमें एक क्लीवेज आएगी रेडियल क्लीवेज जो कि काइनोडर्म और एम्फीबियंस में होती है, एम्फियोक्सिस में होती है। जैसे ये देखें ना, ये एक जाइगोट है, ये एक जाइगोट बीच में से ऊपर से नीचे दो जाइगोट में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब ये दो जो एक जाइगोट से दो सेल बनते हैं ब्लास्टोमर कहते हैं। तो इनकी जो क्लीवेज का प्लान है वो क्या है, वर्टिकल। और फिर ये दोनों सेल फिर आगे से डिवाइड होते हैं और इनके भी क्लीवेज का प्लान क्या होता है, वर्टिकल होता है।
तो नतीजे में थर्ड क्लीवेज के बाद ये 4 सेल्स क्या होता है, सॉरी सेकंड क्लीवेज के बाद 4 सेल बन जाते हैं। फिर उसके बाद थर्ड क्लीवेज आती है जिसमें जो डिवीजन का प्लान होता है वो ऐसे वर्टिकली बल्कि हॉरिजेंटल जाता है, जिसकी वजह से 4 सेल ऊपर और 4 सेल नीचे आ जाती है। तो इन्हें क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं, रेडियल क्लीवेज। ठीक है, तो रेडियल क्लीवेज में जो ऊपर वाला ब्लास्टोमर है वो नीचे वाले ब्लास्टोमर के ऊपर आता है, और जो दो नीचे वाले ब्लास्टोमर के दरमियान क्लीवेज प्लान है वो ऊपर वालों पे भी क्या होता है, सेम जाता है। इसे रेडियल क्लीवेज कहते हैं। फिर उसके बाद जो आता है स्पायरल क्लीवेज। अब ये स्पायरल क्लीवेज है, एक सेल 2 में डिवाइड हुआ, 2 से 4 में और 4 से 8 में। लेकिन आप ज़रा गौर से देखें, जो 4 से 8 वाले सेल हैं तो उसमें ऊपर वाले सेल जो है वो नीचे वाले सेल की क्लीवेज फ्रो के बीच में आ रहा है। मतलब इनका जो एंगल ऑफ डिवीजन और पोजीशन ऑफ सेल ऊपर नीचे की सेम नहीं है, वो एक थोड़ी सी ट्विस्ट हो रही है, तो उसे स्पायरल क्लीवेज कहा जाएगा। और ये किस में होता है, एनिलीड में, मोलस्कस में और फ्लैट वार्म में। फिर बायलैटरल क्लीवेज कौन सी होती है, जिसमें ये सेल डिवाइड होते होते इस तरह डिवाइड होते हैं कि दोनों साइड जो एम्ब्रियो की होती है वो एक दूसरे की मिरर इमेज बन जाती हैं। फिर उसके बाद ये क्या होता है, रोटेशनल क्लीवेज, जिसमें पहली क्लीवेज तो क्या होती है, वर्टिकल होती है। तो दूसरी क्लीवेज में सेल, एक सेल चाहता है कि वो वर्टिकल हो जाए तो वो वर्टिकल डिवाइड होता है, और दूसरा क्या होता है, हॉरिजॉन्टल, जिसकी वजह से सेल अपनी एक्चुअल पोजीशन से क्या करते हैं, रोटेट कर जाते हैं। अच्छा, ये आइसोलेसिथल के बाद आ जाता है मीज़ोलेसिथल। मीज़ो का मतलब मॉडरेट होता है, मतलब ना ज़्यादा यॉक होगी ना कम यॉक होगी, मॉडरेट यॉक मौजूद होगी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें भी पूरे का पूरी मतलब जो जाइगोट होता है वो डिवाइड होता है। ये होलोब्लास्टिक क्लीवेज है। बस जो सेलों की अरेंजमेंट है वो बिल्कुल ऐसी है जैसे आप कोई संतरा बीच में से काटें और उसके वो जो पीसेज हैं उन्हें साथ ही इंटैक्ट रखें। ठीक है, मतलब सेल डिवाइड तो हो रहे हैं बट उनके मार्जिन क्लियरली सेपरेट शो नहीं हो रहे। इस तरह की क्लीवेज को हम डिस्प्लेस्ड रेडियल क्लीवेज कहते हैं। इसमें सेल बिल्कुल इस रेडियल क्लीवेज की तरह ही एक दूसरे के ऊपर आते हैं ब्लास्टोमर्स। ठीक है ना, बट इनमें ये रेडियल क्लीवेज है और इसमें ये भी रेडियल क्लीवेज है। इसमें आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर सेलों के जो मार्जिन हैं जहाँ से वो डिवाइड हो रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर कट सेपरेशन शो नहीं कर रहे, बल्कि एक दूसरे के साथ पूरी तरह मिले हुए हैं, और सेल डिवाइड होने के बावजूद एक गोल बॉल जैसा क्या हो रहा है, नज़र आ रहा है। तो ये डिस्प्लेस्ड क्लीवेज है, डिस्प्लेस्ड रेडियल क्लीवेज। अच्छा जी, उसके बाद मीरोब्लास्टिक क्लीवेज आ जाती है। अब मीरोब्लास्टिक क्लीवेज जो है ये पार्शियल क्लीवेज है। इसमें पूरे का पूरा जाइगोट डिवाइड नहीं होता, ठीक है, बल्कि जाइगोट का एक पोर्शन, ठीक है, जहाँ पर यॉक कम होती है, जो क्लियर साइटोप्लाज्म होता है, तो वो इसमें क्या होता है, डिवाइड होता है। देखिए ज़रा, जाइगोट कंटेन लार्ज accumulation ऑफ यॉक अंडरगो मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। वो जाइगोट जिसमें बहुत ज़्यादा यॉक होगी वो कौन सी ब्लास्टिक फॉलो करेगा, मीरोब्लास्टिक। एंड अ मीरोमीन पार्ट, ठीक है, वेयर इन ओनली अ पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म इज क्लीव्ड। साइटोप्लाज्म का एक सिर्फ पोर्शन क्लीव्ड होता है। ये ज़्यादातर वो पोर्शन होता है साइटोप्लाज्म का जिसमें या तो यॉक बिल्कुल नहीं होती, जैसे हम चिक की बात कर लें उसमें क्लियर साइटोप्लाज्म जो होता है उसमें ये डिवीजन होती है, या तो वो वाला पोर्शन होता है जिसमें यॉक क्या होती है बट बहुत कम होती है। ठीक है, और दूसरी तरफ जो पोर्शन होता है उसमें यॉक बहुत ज़्यादा इनसॉल्युबल फॉर्म में मौजूद होती है, जिससे क्लीवेज जोन सी प्लान होता है वो फॉलो मतलब प्रोसीड नहीं हो सकता। ठीक है, द क्लीवेज फ्रो डज नॉट पेनिट्रेट द यॉकी पोर्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म। मतलब जो यॉकी पोर्शन है, जिस पोर्शन में यॉक ज़्यादा है उसमें क्लीवेज का जो फ्लो है वो पेनिट्रेट नहीं करेगा। एंड द यॉक प्लेटलेट्स इम्पीड मेम्ब्रेन फॉर्मेशन देयर। जो यॉक प्लेटलेट्स होते हैं जहाँ पर मतलब कहने के मतलब यॉकी एरिया है वहाँ पर यॉक के प्लेटलेट्स मौजूद हैं। दीज प्लेटलेट्स डू नॉट अलाउ द पेनिट्रेशन। ये पेनिट्रेशन को अलाउ नहीं कर रहे, मतलब ये बीच में से जो मेम्ब्रेन बीच में से सेपरेट होकर नीचे आ रही है, ये उस एरिया में मेम्ब्रेन भी बनने नहीं दे रहे। ठीक है, यू कैन चेक हेयर देयर इज़ टीलोलेसिथल। ठीक है, टीलो से मुराद होता है कि यॉक जोन सी है वो डेंस है थ्रू आउट द सेल, लेकिन एक पोर्शन में क्या है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, टीलो सिंगल एंड होता है, और ये मीरोब्लास्टिक है, इनकम्प्लीट क्लीवेज। अब आपको ये एग एक नज़र आ रहा है, इसका एक डॉर्सल पोर्शन है जो आपको नज़र आ रही है। ठीक है, ये डॉर्सल है, और इस ये एरिया इसका क्लियर साइटोप्लाज्म वाला है, जिसमें देखें ना ये क्लीवेज प्लान डला है। एक लाइन शो कर रही है कि फर्स्ट क्लीवेज हो गई यहाँ पर।
ये दूसरी लाइन शो कर रही है सेकंड क्लीवेज हो गया है, और ये तीसरी लाइन थर्ड क्लीवेज, और फिर ये आपको बायलैटरल क्लीवेज नज़र आ रही है। बट दैट बायलैटरल क्लीवेज इज़ लिमिटेड टू द अपर पोर्शन ऑफ द जाइगोट। जो जाइगोट का ऊपर वाला पोर्शन है, टॉप है, जस्ट उस तक क्या है, लिमिटेड है। फिर उसके बाद आपके पास डिस्कॉइडल क्लीवेज, जो कि एक स्मॉल डिस्क होती है क्लियर साइटोप्लाज्म की, जैसे चिक वगैरह में होती है, ठीक है। वो जो स्मॉल डिस्क होती है जस्ट उसमें डिवीजन होती है, और वही डिवीजन जो होती है वो मरूला बनाती है। मतलब देखो ना, ये इतना एरिया फॉर एग्जांपल इसका ये क्लियर साइटोप्लाज्म का है, मतलब मैं इसे मार्क करता हूँ, ठीक है। ये वाला एरिया फॉर एग्जांपल क्लियर साइटोप्लाज्म का है, ये ऊपर वाला, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा कि जो क्लियर साइटोप्लाज्म है वहाँ पर सेलों में डिवीजन होगी, तो ये टॉप पे 2 सेल बने हैं, ठीक है। लेकिन अभी ये अपने लोअर पोर्शन से सेपरेट नहीं हुए, टॉप पे ये 2 सेल बने हैं। फिर ये 2 सेल डिवाइड होकर टॉप पे इन्होंने 4 सेल बना दी हैं। फर्स्ट क्लीवेज भी जो सी थी परपेंडिकुलर थी, थर्ड क्लीवेज भी परपेंडिकुलर थी, और परपेंडिकुलर मतलब वर्टिकल थी। लेकिन जो मतलब फर्स्ट क्लीवेज सॉरी वर्टिकल, सेकंड भी वर्टिकल, लेकिन थर्ड जो है वो हॉरिजेंटल होगी। थर्ड क्लीवेज ये 4 सेलों को नीचे वाले यॉकी पोर्शन से सेपरेट कर देगी, और फिर ये 4 सेल फोर्थ क्लीवेज को फॉलो करेंगे, और यहाँ पर ये मल्टीपल मैस ऑफ सेल क्या होगा, बन जाएगा। अब उसके बाद सेंट्रोलिसिथल की बारी आ जाती है। यहाँ पर अब जो यॉकी एरिया है वो सिर्फ सेंटर में है, मतलब जो सेल की सरफेस है वो उसमें यॉक नहीं है, और सेल का जो सेंटर है उसमें यॉक है। तो आप देख सकते हैं इसमें जो क्लीवेज होगी वो पूरी तरह सुपरफिशियल होगी। तो देखें ये सेंट्रल एरिया, यहाँ पर ये सेलों में क्लीवेज हुई, ठीक है, जो सुपरफिशियल एरिया है। फिर ये ढेर सारे सेल बन गए इसके ऊपर, ठीक है। और ये ऊपर ऊपर सरफेस पे चारों तरफ होंगे, ये नहीं कि एक साइड पर होंगे। अब ये तो कट दिखाया हुआ है ना आपको, ये एक ट्रांसवर्स सेक्शन दिखाया हुआ है जिसमें आपको ऊपर ऊपर ये दायरे में सर्कल में सेल नज़र आ रहे हैं जो क्लीवेज के ज़रिए बने हैं, और सेंटर में क्या है, यॉक है। यानी कि पूरे का पूरा जो एम्ब्रियो है उसकी सतह के ऊपर क्लीवेज होगी, सतह पे सेल बनेंगे, सरफेस के ऊपर सेल बनेंगे पूरी, ठीक है, थ्रू आउट चारों तरफ। और जो सेंटर है उसमें क्या मौजूद होगी, यॉक, और वो यॉक आहिस्ते से यूटिलाइज होकर ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास मीरोब्लास्ट